नमस्कार दोस्तों, मैं भाई SST सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे। जो अर्थमेटिक के टॉप 5 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन को करेंगे। ये 5 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यदि आप रेलवे NTPC या वर्ग 2 मेंस या वर्ग 3 की गणित पढ़ना चाहते हैं तो उस प्रतियोगी परीक्षा में ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। गणित के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा के गणित का जो सिलेबस होता है उसमें जो अर्थमेटिक है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो और अर्थमेटिक में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि यहाँ पर अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन हैं। सभी अर्थमेटिक के जितने टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका लाभ हानि का है। क्वेश्चन आप ध्यान दें कि क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर MRP इस तरीके से सेट करता है कि यदि वो 10% की छूट दे तो उसको 12.5% मतलब 12.5% का लाभ होता है। तो आपको ये बताना है कि अगर वो 25% की छूट देगा तो उसको कितना लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगा या हानि होगी, ये आपको बताना। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जैसे अगर वो 10% की छूट देने पर उसको 12% का लाभ होता है, तो 12.5% का लाभ होता है, तो उसको 25% की छूट देने पर कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि आप MRP मान लें कि अगर उसका MRP मतलब अंकित मूल्य MRP अगर उसका 100 रुपये है, तो आपको पता है कि पहली कंडीशन में वो सेलिंग प्राइस मतलब छूट दे रहा है, वो 10% की दे रहा, तो उसका सेलिंग प्राइस इससे 10% कम होगा, तो 90 रुपये में वो बेच रहा। लेकिन 90 रुपये में बेचने के भी बाद भी उसको 12.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि 12.5% जो होता है उसकी जो फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती। और मैंने हर वीडियो में आपको फ्रिक्शन वैल्यू के बारे में बताया है कि 12.5% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/8 होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो 8 है उसका 12.5% क्या है, 1 है। 8 जो है उसका 12.5% क्या है, 1 है। तो इस प्रकार आपको क्या दिया है कि एक वस्तु 10% छूट पर बेचने पर उसको 12.5% लाभ होता है। मतलब जो 8 की वस्तु है वो 12.5% इसका 1 होता है, तो 8 की वस्तु वो 9 में बेचेगा जब उसको 12.5% का लाभ होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो 8 की वस्तु है उसकी कॉस्ट प्राइस, और उसको बेच कितने में रहा, 9 में। लेकिन 9 की जगह यहाँ पर क्या लिखा, 90 लिखा है, तो हम 8 की जगह इसको 80 कर देंगे। तो 80 की वस्तु अगर 90 में भी बेचेगा तब भी उसको 12.5% ही लाभ होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो समान है। 8/9 या 80/90 एक ही बात होती है ना। तो यहाँ पर ये हो गए, अब ये सब एक ही रेशियो में आ गए। अब प्रश्न ये कह रहा है कि वो मार्क प्राइस पे यदि 25% की क्या दे दे, छूट दे दे। तो मार्क प्राइस तो 100 है और 25% की अगर वो छूट देगा मतलब 75 यूनिट में वो बेचेगा। अगर 75 यूनिट में वो बेच रहा है और 80 में उसने ख़रीदा है, तो उसको तो हानि हो रही है। तो हानि हो कितने की रही है, तो वो निकालने के लिए आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 80 है और वो कितने में बेच रहा है, 75 में बेच रहा है। तो आप ये इसको और काट दें तो 16 से ये कट जाएगा, 16 पंजी 80 और ये 15.75, मतलब हमने 5 से काट दी। इसका मतलब ये है कि जो 16 की वस्तु है उसको 15 में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस 16 है और 15 में बेचा, तो 1 की उसको हानि हो गई, मतलब 1/16। और 1/16 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/16 किसकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है, 6.25% की। तो इस प्रकार इसका आंसर 6.25% है। तो आप ये ध्यान रखें कि अर्थमेटिक का जो बेसिक है उसमें जो परसेंटेज रहते हैं उनकी फ्रिक्शन वैल्यू का बड़ा उपयोग होता है। तो आप फ्रिक्शन वैल्यू को याद कर लें, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आप अर्थमेटिक के सवालों को बहुत स्पीड से कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो 1/16 की फ्रिक्शन वैल्यू जो होती है वो 6.25 होती है। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 की वस्तु 16 की वस्तु 1 की हानि पर बेची, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, आप इसमें 100 का गुणा करेंगे और इसको हल करेंगे तो इसके बाद ही यही आएगा आपका, है ना। ये आप ध्यान रखें। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका मिश्रण है, मिश्रण पर आधारित है। मिश्रण का क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कंटेनर में 96 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, 96 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि 35% उसमें पानी है, तो 96% जो टोटल मिश्रण है उसमें 35% तो पानी है। तो जो बाकी
65% बचा वो दूध होगा, ठीक। लेकिन इस मिश्रण के साथ क्या करते हैं कि 20 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और शेष मिश्रण में 10 लीटर दूध और 16 लीटर क्या मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो अंतिम मिश्रण बना उसमें दूध और पानी की मात्रा का अंतर कितना। तो इसको हम कैसे करेंगे वो आप ध्यान दें कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पानी और दूध की मात्रा की बात हो रही, पानी और दूध। तो टोटल 96 लीटर का जो मिश्रण था, यहाँ पर ध्यान दें कि 96 लीटर का जो मिश्रण था उसमें से 20 लीटर मिश्रण को तो निकाल दिया गया। तो 96 में से 20 लीटर मिश्रण को निकाल दिया गया, तो अब मिश्रण कितने का बचा, 76 लीटर का मिश्रण आपका बचा, ठीक है। तो 76 लीटर का मिश्रण बचा अब टोटल। तो उस 76 लीटर के मिश्रण में तो 35% क्या है, 35% तो उसमें क्या है, पानी है। तो ये 35% आपका पानी हो गया और 35% पानी है, तो बाकी जो 65% दूध बचा, ठीक है, ये है। अब इसके बाद करते क्या है कि शेष मिश्रण में 10 लीटर दूध मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर 10 लीटर दूध मिलाया उन्होंने, ठीक है, 10 लीटर दूध मिलाया इसमें, ठीक। और यहाँ पर जो पानी है उसमें 16 लीटर आपका पानी मिला दिए। अब इसके बाद जो अंतिम मिश्रण बचा वो 76 पहले था, 16 और 10 और इसमें जोड़ दें तो टोटल 102 लीटर का जो नया मिश्रण बना। तो इस जो नया मिश्रण बना इसमें दूध और पानी की मात्रा का अंतर आपको बताना। तो आप अंतर कैसे निकाल सकते हैं, तो इससे आप दूध की मात्रा निकाल लें, इससे पानी की मात्रा निकाल लें और उन दोनों का अंतर निकाल लें, तो उससे आप अंतर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर ये 16 लीटर आपको मिलाया गया पानी और 10 लीटर मिलाया आपने दूध, तो यही अंतर निकाल लेते हैं, 16 और 10 का अंतर निकाल लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो पहले मिश्रण है उसमें 65 लीटर दूध है और 35 लीटर क्या है, पानी है। तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो 30% का अंतर निकलेगा। और यहाँ पर आप अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 10 में से 16 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 65 में से हमने 30 घटाया, तो यहाँ पर 10 में से 16 ही घटाना पड़ेगा। चिन्हों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा, 10 में से अगर आप 16 घटाएंगे तो माइनस का 6 लीटर आएगा, ठीक है, इसमें अंतर। और इससे अंतर निकालेंगे, 65 में से अगर ये घटाएंगे तो प्लस का 30% आएगा। तो 30% किसका, 76 का। तो 76 का 30% निकाल लो आप। तो 76 का 30% आप निकालेंगे मतलब 3/10, 3 का इसमें गुणा करो तो 3 18, हाथ के आए 1, 3 7 21 और 1 22, तो 22.8, क्योंकि 10 से हमने इससे भाग दे दिए। तो यहाँ अंतर 22.8 का है और यहाँ अंतर -6 का है। तो इन दोनों का अंतर आप निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 16.8 लीटर का। तो इस प्रकार आप कम कैलकुलेशन में इस सवाल के आंसर को बता सकते हैं। इसलिए इस प्रकार इसका आंसर है 16.8 लीटर, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जो कि ट्रेन का है। तो ट्रेन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। यदि ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी खम्भे को पार कर रही है तो उसको पार करने में जो समय लगा है वो समय वास्तव में उसकी लंबाई पार करने में जो समय लगता है वही होता है। क्योंकि अगर वो ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई को ही पार कर रही है, और अगर 2 ट्रेनें जा रही हैं वो एक दूसरे को पार करेंगी तो वो अपनी खुद की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई को भी पार करेंगी। तो ये ट्रेन का कॉन्सेप्ट रहता है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है कि एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और वे अपनी लंबाई से 3 गुना लंबाई के एक प्लेटफार्म को पार करने में 36 मिनट का समय लेती। यहाँ पर आपको एक बात गौर करना है कि अपने से 3 गुने लंबाई का प्लेटफार्म वो पार कर रही है, और अगर किसी प्लेटफार्म को अगर ट्रेन पार करती है तो वो प्लेटफार्म की लंबाई को पार करती है और उसके साथ साथ अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई 3 गुना है और खुद की लंबाई कितनी, 1 गुना। तो टोटल उसने 4 गुना दूरी तय की और खुद की लंबाई की 4 गुना दूरी तय की, और खुद की लंबाई की 4 गुना दूरी तय करने में उसको 36 सेकंड लगे। तो खुद की लंबाई मतलब 1 गुना दूरी तय करने में उसको कितना लगेगा, तो 4 गुना तय करने में 36 सेकंड, तो 1 गुना तय करने में 36/4 मतलब 9 सेकंड। तो खुद की लंबाई उसकी कितनी है, 180 मीटर है। तो जो पहली ट्रेन मान लेते हैं ये है, अगर उसकी स्पीड निकालेंगे तो उसको 180 मीटर दूरी तय करने में 9 सेकंड लग रहे हैं। तो इसकी स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन में आगे दिया कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली ट्रेन भी, तो एक दूसरी ट्रेन है जो कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो हम ट्रेन भी की स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। तो ट्रेन भी की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए आपको क्या करना है, 63 में 5/18 से गुणा करना है। तो 9 दूनी 18, 9 7 63, 7 पन्ना 35/2 जो कि हो जाएगा 17.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ट्रेन ए की लंबाई आपको पता है कि ट्रेन ए की जो लेंथ है वो 180 मीटर है, लेकिन ट्रेन बी की लंबाई नहीं पता। तो ट्रेन बी की लंबाई आप जानते हैं कि इतने की स्पीड से
मतलब 17.5 की स्पीड से 8 सेकंड में वो एक व्यक्ति को पार करती। तो एक व्यक्ति को पार करने का मतलब ये होता है कि वो खुद की लंबाई को पार करती। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उस खुद की लंबाई होगी, तो इसमें आपको गुणा कर दें तो 8 पंजे 40, हाथ के आया 4, 8 2 7 56 और 4 60, हाथ के आया 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14 और एक अंक के बाद दशमलव, मतलब उसकी जो लंबाई है वो 140 मीटर आ चुकी। तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी है? 140 मीटर। अब प्रश्न में ये दिया है कि यदि ट्रेन ए और बी दोनों एक ही दिशा में चलें, अगर ट्रेन और ए और बी दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो उनकी जो स्पीड होगी वो सापेक्षक स्पीड होगी, और उस सापेक्षक स्पीड को निकालने के लिए उन दोनों की स्पीड का अंतर लेंगे। यदि दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तब भी सापेक्षक स्पीड होती है, लेकिन उस सापेक्षक स्पीड को निकालने के लिए उन दोनों की गति को, उन दोनों की स्पीड को जोड़ना पड़ता। तो यहाँ पर तो एक ही दिशा में चल रही है, तो इसलिए उनकी स्पीड को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन दोनों की स्पीड कितनी घटेगी? 2.5 मीटर पर सेकंड आएगी। अब 2.5 मीटर पर सेकंड और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं और दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में उनके द्वारा कुल तय की गई दूरी, ट्रेन ए की लंबाई भी पार करना पड़ेगा और ट्रेन बी की लंबाई भी पार करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 320 आएगा और 2.5। अब कुछ नहीं करना, इसको डबल कर दो आप, तो डबल करेंगे तो 640 होगा और ये 5 हो जाएगा। अब इसको फिर से डबल कर दो दोनों को, तो ये 1280 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो आपका 128 सेकंड इसका आंसर है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 128 सेकंड इस सवाल का करेक्ट आंसर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन है जो कि चौथे नंबर का क्वेश्चन है, आयु पर बेस है। आयु का एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि दो व्यक्ति की आयु का अंतर जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है? समान बना रहता है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 4 वर्ष बड़ा है, तो वो दोनों व्यक्ति जब तक जीवित रहेंगे वो हमेशा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 4 वर्ष बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। क्या लिखा है? पिता और माता की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दिया है 12:11। पिता और माता की जो वर्तमान आयु का जो रेशियो है, प्रेजेंट आयु मान लेते हैं, प्रेजेंट आयु का रेशियो कितना है? 12:11 है। अब क्या होता है कि 12 वर्ष बाद, ये 12 वर्ष बाद जो रेशियो है वो क्या हो जाता है? 15:14 हो जाता है। 12 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है? 15:14 हो जाता है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि 12 वर्ष बाद हो या 10 वर्ष बाद हो या 5 वर्ष बाद हो या 3 वर्ष पहले हो या 8 वर्ष पहले हो, जब दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर रहता है वो हमेशा समान रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 1 यूनिट, और यहाँ पर भी अंतर कितना है? 1 यूनिट। मतलब जो रेशियो आपको दोनों दिए हैं वो रेशियो आपके बैलेंस हैं, तो इनको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। अगर बैलेंस नहीं होते तो इनको बैलेंस कैसे करते, तो उसको भी आप समझ लें कि मान लो कि दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात 4:9 है और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो गया 5:11। तो अब इसको यहाँ पर अंतर देखें कितने का? 5 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर देखें कितने का? 6 का अंतर है। तो 6 का गुणा आप इसमें कर दें तो ये हो जाएगा 24 और 36, और 5 का इसमें कर दें तो ये 25 और ये हो जाएगा 55। अब इनका अंतर यहाँ पर देखें 20 है, और यहाँ पर भी अंतर कितने का? 20 नहीं 30 है। यहाँ पर रुको 6 × 24, 6 नाम 54 आएगा है। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा? 54। तो यहाँ पर अंतर देखें 30 है और यहाँ पर भी अंतर देखें तो 30 है। तो इस प्रकार आप अंतर को समान कर सकते हैं। इस प्रकार आप दोनों की आयु को अंतर को समान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर समान है तो अंतर समान करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अंतर समान हो जाता है तो एक बात आप ध्यान रखें, यहाँ पर इसकी आयु कितनी? 3 यूनिट बढ़ी। 11 से कितनी हो गई? 14। तो इसकी आयु भी 3 ही यूनिट बढ़ेगी, ये आप ध्यान रखें। तो 3 यूनिट बढ़ी, और 3 यूनिट मतलब 12 वर्ष बाद है, तो 3 यूनिट का मतलब है 12 वर्ष, तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 4 वर्ष। तो 1 यूनिट का मतलब 4 वर्ष है, और पिता की आयु 12 यूनिट है, तो 12 चौको 48 वर्ष पिता की आयु हो जाएगी। 1 यूनिट का मतलब 4 है और माता की आयु 11 यूनिट है, तो 11 चौके 44 आपकी माता की आयु हो जाएगी। अब प्रश्न में ये दिया है कि पिता की आयु पुत्र से 22 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की आयु चाहिए यहाँ पर, तो ये 22 वर्ष अधिक है। अगर इसमें से 22 वर्ष कम कर दें तो यहाँ पर बचेगा 26 वर्ष, जो कि आपके सन की आयु आ जाएगी। और यहाँ पर ये क्या दिया है कि माता की आयु पुत्री से 20 वर्ष अधिक है, तो 20 वर्ष इसमें कम कर दें तो ये आ जाएगा आपका 24, जो कि उसकी डॉटर की आयु हो जाएगी। तो सन और डॉटर, पुत्र और पुत्री की आयु का योग बताना है, तो 26 और 24 आपका क्या हो जाएगा? 50 वर्ष।
इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। तो 5वां क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन दिया कि एक निश्चित राशि पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का जो अंतर है वो क्या दिया है, 420 रुपये है। तो समान राशि पर 3 वर्षों में 25% वार्षिक दर से 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन पर लगता है ना। जैसे एक वर्ष मतलब हर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हर वर्ष से समान रहता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 1 वर्ष के बाद मूलधन में ब्याज जोड़कर फिर उस पर ब्याज लगता है। तो इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और साधारण ब्याज लगता है। यहाँ पर 20% की दर से अगर 2 वर्षों का साधारण ब्याज की बात करें तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या आएगा, 40% आएगा। 40% किसका, मूलधन का 40%। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वो 40% तो आएगा लेकिन उससे और अधिक आएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज की प्रतिशत निकालें तो उसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि पहले वर्ष की दर x प्लस दूसरे वर्ष की दर y प्लस x इंटू वाई बटे 100। इससे आप कुल प्रतिशत निकाल सकते हैं 2 वर्षों का। तो आप जानते हैं कि पहले वर्ष की दर और दूसरे वर्ष की दर 20 और 20 40 है, प्लस x इंटू वाई मतलब 20 पहले वर्ष की, दूसरे वर्ष की 20 प्लस 100। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो टोटल मूलधन का 44% होगा। अब यहाँ पर ये 40% है और ये 44% है, दोनों का अंतर 4% है और जो कि हमको 420 दिया है। अगर 4% बराबर अगर 420 है तो यहाँ पर ध्यान दें कि 1% बराबर होगा आपका 420 बटे 4। तो 1% किसका, मूलधन का। अब 25% की दर से साधारण ब्याज 3 वर्षों का हर वर्ष 25% लगेगा। तो पहले वर्ष 25% हो जाएगा, दूसरे वर्ष 25 और 25 50 हो जाएगा, तीसरे वर्ष 25 और 25 और 25, 3 बार 25 मतलब 75। तो मूलधन का 75% ब्याज लगेगा। तो हमको मूलधन का 75% ज्ञात करना। तो मूलधन का 1% तो ये है, तो इसको पहले काट देते हैं। 4 धाम के 40 हो गए और 4 पंजे 20, 105 बार कट गया। ये 1% हो गया, हमको ज्ञात करना 75%, ठीक है। अब इसका गुणा कर लो, गुणा करना बड़ा आसान है। 75 का आप 100 में गुणा कर दो पहले, तो 75 100 हो जाएगा। फिर 75 का 5 में गुणा कर दो तो 5 25, हाथ के आए 2 और 5 7 35 और 2 37। तो ये इस प्रकार आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7875। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप मेरे साथ प्रतियोगी परीक्षा NTPC वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं गणित सब्जेक्ट की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।